नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे PR यादव के जो न्यूट्रिशन सेशन हम चला रहे थे। कल हमने उसकी 2 वीडियोस की बात की। आज हम बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से 150 तक। ठीक है, हो सकता है आज पूरी न्यूट्रिशन ही हो जाए और हो सकता है आज 200 तक क्वेश्चन हो जाए। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन, कितने वर्ड है? 3D। ये क्या लिखे हुए हैं? 3D है। एक तो आपका डायरिया, दूसरा डर्मेटाइटिस, एक डिप्रेशन। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन। डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिप्रेशन, ये तीनों सिम्टम किस रोग से संबंधित हैं? पूछा जा रहा है पेलेग्रा, ग्लोसाइटिस, क्वासिस्कोर और मरासमस। क्वासिस्कोर, ग्लोसाइटिस, पेलेग्रा और मरासमस। आपको पता होना चाहिए जो 3D सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन, डायरिया और डर्मेटाइटिस। ऐसा समझ लो कि जब किसी व्यक्ति को डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है? डिप्रेशन। किसी व्यक्ति को जब बहुत ज़्यादा डायरिया होता है तो उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है। और ज़्यादा डायरिया की वजह से जो स्किन है वो खराब हो जाती है, तो डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। ट्रिक याद रखने के लिए कि किसी जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डायरिया होता है तो उसको डिप्रेशन हो जाता है, और डायरिया और डिप्रेशन जब दोनों कंडीशन मिलती है तो उस व्यक्ति की जो स्किन खराब हो जाती है तो डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। तो ये तीनों सिम्टम्स पेलेग्रा में देखने को मिलते हैं। किसके? पेलेग्रा के सिम्टम्स है। सर पेलेग्रा क्या होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पेलेग्रा क्या होती है। तो नियासिन की कमी से होने वाले रोग को पेलेग्रा कहते हैं। नियासिन की डिफिशियंसी से होने वाला बीमारी पेलेग्रा कहलाती है। तो पेलेग्रा के 3 सिम्टम्स आते हैं, 3D, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिप्रेशन। याद रहेंगे। ये किससे संबंधित है? पेलेग्रा से संबंधित है। विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3D? कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको 3D के नाम से जाना जाता है? आंसर चला जाएगा पेलेग्रा। पेलेग्रा को कौन सी डिजीज बोलते हैं? 3D डिजीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज अलोन मे लीड टू। कहते हैं कि एक जो नर्सिंग स्टाफ वो अवेयर है कि अगर आप खाली मेज खाते हो, मक्के खाते हो, तो खाली मक्के खाने से कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? तो ध्यान रखना, ये जो मक्का है, मक्के का अगर कोई ज़्यादा यूज़ करता है तो ये मक्का नियासिन की कमी करवा देता है। किसकी कमी करा देता है? ध्यान रखिएगा, नियासिन। हमने पढ़ा था ज़्यादा राइस खाने वाले में अगर कोई स्टेपल जिसका फूड यानी कि जिसका फेवरेट फूड, प्रमुख फूड जो उनका राइस है, तो उसमें व्यक्ति में बेरी बेरी रोग होता है। ज़्यादा चावल खाने से, पॉलिश्ड चावल खाने से बेरी बेरी रोग होते हैं। उसी प्रकार मक्के खाने से, ज़्यादा खाली मक्का का अगर यूज़ करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को नियासिन की कमी हो जाती है, और नियासिन से होने वाला रोग है पेलेग्रा। नियासिन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है पेलेग्रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेपल फूड ऑफ मेज द विलेजर्स आर रिच ऑफ। अगर किसी व्यक्ति का स्टेपल फूड यानी कि जो मुख्य भोजन होता है वो मक्का होता है, अगर किसी गांव का मुख्य भोजन मक्का है तो उन गांव के लोगों में कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा किसकी कमी से? विटामिन B3, नियासिन की डेफिशिएंसी से देखने वाला रोग है। द कैरियर फॉर एसिटाइल ग्रुप, ये क्वेश्चन अच्छा है। एसिटाइल ग्रुप का कैरियर कौन है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एसिटाइल ग्रुप का कैरियर कौन होता है? याद रखिएगा, जो भी एसिटाइल ग्रुप होते हैं उनके कैरियर फॉर एसिटाइल ग्रुप, उनके कैरियर्स होते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 जो होते हैं पेंटोथेनिक एसिड जो होते हैं, विटामिन B5 जो होते हैं वो एसिटाइल ग्रुप के कैरियर होते हैं। किस ग्रुप के? एसिटाइल ग्रुप के कैरियर होते हैं। तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एसिटाइल ग्रुप का कैरियर कौन होता है? पेंटोथेनिक एसिड। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1? विटामिन B1 का क्या नाम है? थायामीन। विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमीन। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का क्या नाम है? नियासिन। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का पायरिडोक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन। विटामिन B9 का फोलिक एसिड। विटामिन B12 का साइनकोबालामिन। और इसमें क्या होता है? कोबाल्ट देखने को मिलता है। आगे पढ़ेंगे विटामिन B12 सच्ची चीजें। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल। विटामिन K फाइलोक्विनोन। याद रहेगा। विटामिन A का B1 का नाम पूछा है, B1 का नाम चला जाएगा थायामीन। क्या चला जाएगा? थायमीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पायरिडोक्सिन इज अदरवाइज कॉल्ड। पायरिडोक्सिन जो है उसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया पायरिडोक्सिन जो विटामिन B6 होता है, विटामिन B6 का दूसरा क्या नाम होता है?
पाइरोक्सिड, याद रहेंगे। फोलिक एसिड राइस रिच डाइट यूज इनटू प्रेगनेंसी 2। फोलिक एसिड क्या करता है बताओ। अब तुमसे पूछा जाता है कि फोलिक एसिड किस में होता है, तो मैं दो चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। दो चीज़ होती है, एक होती है विटामिन B9, एक होती है विटामिन B12। विटामिन B9 और विटामिन B12 ये दोनों चीज़ें खून को बढ़ाती हैं और इनकी कमी से एनीमिया होता है। यू आर एग्री विथ मी कि अगर विटामिन B9 और विटामिन B की कमी से एनीमिया होता है, इस बात से तुम सहमत हो। तो विटामिन B9 और विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, तो विटामिन B9 जो है उसे फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये फोलिक एसिड तुम्हारे मेनली लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाएगा। अरे किसमें? लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाएगा। याद रखिएगा, ये लीफी वेजिटेबल में पाया जाएगा। और जो विटामिन B12 होता है ये मोस्टली मीट में पाया जाएगा। मुन्ना क्या बात करते हो, विटामिन B12 मोस्टली मीट्स में पाया जाता है, या फिर तुम कह सकते हो डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट समझते हो, तुम्हारा जो गाय में घर में गाय का दूध, गाय का दही, और भैंस का भी मान लो रे, बकरी का मानना चाहोगे तो बकरी का भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। लेकिन तुम मूर्खो, तुम छाछ दूध दही खाते कहाँ हो? तुम बिल्कुल भी नहीं खाते। तुम तो मोमोज से ऊपर उठो तब ना, इधर मोमोज चल रहे हैं, इधर पानी पता से चल रहा है, कैसे चलेगा तुम्हारा जीवन? तो विटामिन B12, तो मैं इसमें कुछ एक अलग बात बताना चाह रहा था कि विटामिन B, देखो एक चीज और सुन लो कि पता सबको है लेकिन याद नहीं, बात है समझ में। तो विटामिन B12 जो मीट में पाया जाता है, तो क्या भाई हम वेजिटेरियन लोग मीट का यूज करते हैं क्या? नहीं करते साहब। तो वेजिटेरियन लोग अगर शुद्ध शाकाहारी हैं, हम तो मीट नहीं खाएंगे, तो हम मीट नहीं खाओगे तो भाई साहब लो विटामिन B12 की कमी झेलो। तो ज़्यादातर इनमें विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। तुम पूछो सर ऐसे कैसे, हम तो डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे ना। अरे मुन्ना डेयरी प्रोडक्ट तो खाएगा, लेकिन तू बता, सरस का दूध की थैली तू लेकर के आ रहा है 50 रुपये की है, और कोई तो भाई साहब 23 रुपये की लेकर के आते हैं, 23 की या 25 की अमूल या सरस। बड़े रईस लोग हैं आप यहाँ पे, है ना। अमूल के लाते हो या रईस के, सॉरी सरस की लाते हो, तो 23 रुपये की थैली है जो आजकल 25 मारने लग गई। अरे हम भी रहे भाई रूम में लेकर के, ऐसे थोड़ी है, 25 रुपये के आने लग गई है भाई आजकल। और छोटी वाली जो लेते हो वो 9 रुपये की होती है, लेकिन साढ़े दुकानदार 10 रुपये लेते हैं उसके भी, कोई बात नहीं। तो हम ये 10 रुपये की थैली लाते हैं जिसमें 2 ग्राम चाय की पत्ती और 5 ग्राम शक्कर डाल करके हम उसमें एक चाय बनाते हैं। भैया क्या ये हमारे विटामिन B12 की कमी पूरी करेगा क्या? नहीं जी। पूछो दही, अरे भाई दही तो देखने को ही नहीं मिलता यार, 10 रुपये तो चाय के दूध के हो जाते हैं। अच्छा शहर वाले की बात करो, ये सरस के पैकेट ला रहा है 55 रुपये का, 2 टाइम ये चाय पियेंगे, सुबह दोपहर, और सुबह 2 बार चाय पीने की लोगों की आदत है, दोपहर में 1 बार पीते 3 बजे समथिंग, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका, मैं पी रहा हूँ इसलिए मुझे याद है। तो बात है समझ में। तो क्या ये दही जमा पाएगा? नहीं। तो दही नहीं तो फिर तो भाई साहब ये तो ना तो दूध पी रहा है ना दही पी रहा है, बिल्कुल। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 जो मेनली मीट में होता है, इसकी कमी से वेजिटेरियन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। और हकीकत एक बात बता दूं, मुझ में खुद में भी विटामिन B12 की कमी है, पता नहीं कैसे कमी है, कमी ज़रूर है। फोलिक एसिड रिच इन प्रेगनेंसी, तो तुम्हें पता चल गया कौन सा हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर विटामिन B12 पूछता तो फिर तुम्हारा मीट चला जाता, ठीक है जी। सोर्स ऑफ फोलिक एसिड पूछा जा रहा है, फोलिक एसिड का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, और मैंने अभी तुमको क्या बताया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो चलो पालक के ऊपर, स्पिनिच का मतलब क्या होता है, पालक ही होता है क्या, देख लेना एक बार वापस। मेरी थोड़ी क्या कि इंग्लिश ग्रामर हल्की सी, ठीक है भाई। स्पिनिच का मतलब, तो पालक के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर क्या पाया जाएगा, फोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके लिए ये रहा साहब, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। वाह, विटामिन B12 का रिच सोर्स पूछ रहा तुमसे, तुम क्या लगाओगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स? जी नहीं, अभी आपने बोला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो विटामिन B9 में होता है, तो अरे भैया ये रहा सर, ये भी तो है, हाँ ये भी तो है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा। ध्यान रखिएगा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो आपके सेकंड प्रायोरिटी पे रहेंगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा आपका मीट एंड एग। अरे क्या रहेगा, मीट रहेगा और एग रहेगा। याद रहेंगे जी, याद रहेंगे, ये तो याद रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो भी रखेंगे। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑब्टेन बेस्ट।
सप्लाई ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की बेस्ट सप्लाई के लिए नर्सिंग स्टाफ किसी क्लाइंट को क्या खाने को बोलेगा? वेजिटेबल्स? जी नहीं, ये विटामिन B9 के लिए होता है। अरे विटामिन B12 ला क्वेश्चन में शायद 1 मिनट, बिल्कुल विटामिन B12 है। क्या ग्रेन्स? अरे अनाज नहीं खाना। ब्रोकोली? अरे ना ना ना, ब्रोकोली हम लाए थे, मेरे पापा जी ब्रोकोली लेकर के आए थे, लेकिन पता है हमने उसकी सब्जी नहीं बनाई, फ्रीज के अंदर ही वो खराब हो गई। रहस्य की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राज की बात, आज तक मेरे पापा को पता नहीं। लेकर के आ गए जोधपुर आए हमारे लिए, लेकिन हमने बनाई नहीं। क्यों? क्योंकि हमको बनाने नहीं आती। सोचा स्वाद में पता नहीं कैसी होगी। ठीक है जी, क्योंकि हम तो वही आलू वाले आदमी है भैया। अगर हमें सब्जी कोई पूछे तो सब्जी हमारी फेवरेट आलू की। क्यों? क्योंकि आलू 20 रुपये किलो आते हैं। अरे ऐसा मत समझना, साले गरीब हूँ मैं, ऐसा मत समझना, ठीक है। और अगर तुम्हें पूछे फ्रूट, मुझे पैसे मिलते थे कि भाई जब मैं कॉलेज में था तो मुझे मेरे जो घर वाले पैसे देते थे कि काम करना बेटा, 60 रुपये दिन के ऑरेंज जूस जो क्या आता है ना, प्योर जो निकालते हैं, वहाँ से पीना ताकि एनर्जी आती है। लेकिन हम साले फ्रूट बियर के ऊपर ही अटके रह गए। और ज़्यादा से ज़्यादा कभी मन करा तो 30 रुपये किलो जब केले आते थे, आजकल वो भी 50 के हो गए, तो वो खाते थे। तो कहने का मतलब है तो कमी तो आएगी। तो तुम भी ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 अगर तुम्हें लेना है तो तुम्हें क्या यूज़ करना है? डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करना है, ठीक है। While asking about the history of a patient, जब तुम किसी एक पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हो, the nurse find out the patient is on a plant based diet only। वाह भाई साहब, ये कोई मेरे जैसा ग्रामीण बंदा लग रहा है, ये प्लांट बेस्ड ही चीज खाता है। क्या बात है भाई साहब। चलो सी अंडरस्टैंड दैट, क्या इसमें डेवलप होगा, इसमें क्या डेवलप होगा? अरे पेड़ तू पत्तियां खाता तो विटामिन B9 ही खाएगा क्या? विटामिन B12 कब लेगा? बोला साहब पेलेग्राम। अरे देखो ये क्या लिखा, ये लिखा है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। बिल्कुल जी, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, विटामिन B9 और विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होने वाला रोग को तुम बोलोगे सर ये विटामिन B9 तो ले रहा है। हाँ ले रहा है, तो B12 कहाँ ले रहा है भाई? विटामिन B12 नहीं ले रहा, कोरा ये खाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहा है। मैंने अभी तुम्हें बताया था, याद रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति वेगन डाइट पे होता है, वेगन डाइट का मतलब क्या मुन्निया? वेगन डाइट का मतलब होता है वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन जब कोई बंदा है भाई साहब, द नर्स इज कंडक्टिंग ए डाइटरी असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट हु इज ऑन वेगन डाइट। बिल्कुल वेगन डाइट पे है, वेजिटेरियन है। अरे ये तो वेजिटेरियन है, तो बताइए कौन सा आंसर जाएगा? विटामिन B12 इसका आंसर चला जाएगा। याद रहेगा क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। अरे किसी विटामिन का नाम बोलो जिसके अंदर कोबाल्ट आता है, तो मैं नाम बोलता हूँ, तुम नाम सुनना। कौन से भाई? सबसे पहले विटामिन ए रेटिनोल। कोबाल्ट नहीं है ऐसा, नाम सुनते रहना, तुम्हें याद भी हो जाएंगे जिनको याद नहीं है। अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? आई। चलो रेटिनोल, दूसरा थाइमीन, तीसरा राइबोफ्लेविन, चौथा स्कोर्बिक एसिड, पांचवा और नाम बोलो आगे, नियासिन, अगला बायोटिन। सर नहीं आया, अरे नहीं आया अभी तक। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, अरे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो, अरे साइनोकोबालामीन, कोई मिथाइल कोबाल अमीन बोलते हैं, तो अरे कोबाल, हाँ जी कोबाल, यहाँ तक तो आया। टी नहीं है, बाकी COBAL तक तो आया। तो आया तो भजीड़ मार दो इसको, विटामिन B12 को, साइनोकोबाला अमीन, जिसमें क्या होता है भाई? कोबाल्ट ग्रुप। मुझे पता है यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी है जो कुछ, देखो हर चैनल पर हर टाइप के बच्चे आते हैं, लेकिन अगर आप सबको एक साथ में लेकर चलना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको भी क्या करना पड़ेगा? उनकी मदद के लिए झुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं मदद के लिए उनके लिए तैयार हुआ, तो आपको भी होना पड़ेगा। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम, ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन C है साहब। विटामिन C क्या है? अरे विटामिन है भाई, विटामिन है। क्या पूछ रहा है इसका? इज ऑल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। अरे किसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? ये तो तू तो रेटिनोल है, तू तो कोलेकेल्सिफेरोल है, अरे तू तो टोकोफिरोल है, तू क्या है? यही है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रहेगा चीज़, एस्कॉर्बिक एसिड याद रहेगी चीजें। अगला, स्कर्वी एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग में बी एसोसिएटेड विद। अरे भाई साहब पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्कर्वी जो है, अरे स्कर्वी क्या होती है साहब? विटामिन C की कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी नाम से जानते हैं। अच्छा, विटामिन C की कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी नाम से जानते हैं। एक्सेप्ट ऑल द फॉलोइंग में बी एसोसिएटेड विद लॉस, अरे विद कहाँ चला गया? में बी एसोसिएटेड विद। अच्छा तो बताओ, loss of appetite and irritability, diarrhea and the fever, tenderness and swelling in legs, और first symptom is altered mental status। अच्छा बताओ क्या सिम्टम्स आएंगे? 117 नंबर क्वेश्चन, बताओ क्या सिम्टम्स आएंगे। अब तुमसे पूछे कि स्कर्वी के सिम्टम्स बताना है, चलो मैं बता देता हूँ स्कर्वी के सिम्टम्स। पहले तुम मुझे ये तो बताओ, ये विटामिन C कहाँ पाया जाएगा? चलो बिल्कुल आओ, विटामिन C को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं।
विटामिन सी जिसका नाम एस्कोर्बिक एसिड होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है। अच्छा तुम मुझे एक, चलो इससे पहले एक क्वेश्चन बता दो यार, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से, इसेंशियल फैटी एसिड तुम्हें याद है कि नहीं है, बताओ भाई। इसेंशियल फैटी एसिड के नाम बता दो तुम। अब देखो तुम लाइव क्लास तो है नहीं, तुम कमेंट तो सामने कर नहीं सकते, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए तुम्हें खुद को अपने मन में उन नामों को दोहराना है, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने उन नामों को प्रकाशित करता हूँ। इसेंशियल फैटी एसिड जो कि कल तुमने पढ़े थे, बता दो कि क्या? इसेंशियल फैटी एसिड में एक था सर एराकिडोनिक एसिड, एक लिनोलेइक एसिड और एक लिनोलिक एसिड, ठीक है। लिनोलेनिक एसिड और लिनोइक एसिड, एक एराकिडोनिक एसिड। ये जो लिनोइक है तो लिनोलेनिक, एक लिनोलेइक, ठीक है, एक एराकिडोनिक, ये तीन, ठीक है साहब, ठीक है। और सर और क्या पढ़े? अमाइनो एसिड पढ़े थे कल। अमाइनो एसिड में कुछ बताना चाहोगे सर? 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड थे, मैं वापस उसका नाम बता देता हूं, तुम्हें याद होगा या नहीं होगा? ट्रिप्टोफेन, थ्रायोनीन, पहले यहां से चलो, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, पी से क्या था? अरे वो अपना फेनेलेनिन, हिस्टिडिन, अर्जिनिन, मेथियोनिन, बताओ। अरे लाइसिन, ल्यूसिन, एसे, अर्जिनिन। अरे कुछ याद तो हो, ऐसा हो गए? यहीं से क्वेश्चन आएगा न्यूट्रिशन का। अगर क्वेश्चन बाहर जाएगा तो बता देना, स्क्रीनशॉट के साथ मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम याद रखोगे कि भाई वाह चीज है, कुछ चीज है, कुछ चीज है भाई, यहाँ पे मस्त चीज है। अर्जिनिन, देखो अर्जिनिन सर, इसके बारे में क्या बताया था कल? इसके बारे में हमने तुमसे ये बताया था कि ये छोटे इन्फेंट्स में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन अडल्ट में नहीं होता है। इसीलिए तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड 9 होते हैं कि 10 होते हैं। तो अडल्ट में तो 9 होते हैं, इन्फेंट में 10 होते हैं। बात आई समझ में? समझ में आएगी भाई तुम्हें? चलो स्कर्वी जो है, अब इसके बारे में पढ़ रहे थे। स्कर्वी क्या है? विटामिन सी की डिफिशियंसी होने वाले रोग को क्या बोलते हो? स्कर्वी बोलते हो। विटामिन सी को क्या बोलते हो? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो, ठीक है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है साहब, इतना बात तो कंफर्म है। आगे बताओ यार, ये हो गया, बार बार क्या बोल रहे हो? ठीक है चलो आगे सुन लो, आगे सुनना चाहता है आगे सुनो। अब इसकी स्कर्वी की वजह से जो पहला सिम्टम्स तुम्हें देखने को मिलता है वो क्या आता है, ये देखो। पहला, तुम्हें गम्स में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अच्छा, गम्स में ब्लीडिंग, जी बिल्कुल, तुम्हें गम्स में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। बताओ, जब गम्स में तुम्हारी ब्लीडिंग और गम्स तुम्हारे स्वेल हो जाएंगे तो मुझे एक चीज़ बता दो यार, आज एक चीज़ तुम एक्सप्लेन कर ही दो मुझे, कि गम्स में जब ब्लीडिंग हो जाएगी तो क्या तुम खाना खा पाओगे? क्या तुम खाना खा पाओगे? नहीं। जब खाना नहीं खा पाओगे तो लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, और जब तुम्हारे गम्स में ब्लीडिंग होगी तो तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, इरिटेबिलिटी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है। दूसरी चीज, जॉइंट में ब्लीडिंग होती है। कहाँ ब्लीडिंग होती है? जॉइंट में। हमारे जो लेग्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। स्कोरकीवी के अंदर हमारे टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन द लेग्स, हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। इसी के साथ साथ हमें डायरिया भी होता है, हमें फीवर भी होता है। तो फीवर, डायरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, इरिटेबिलिटी, टेंडरनेस इन द लेग। लेकिन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हमारा अल्टर्ड नहीं होता। हाँ, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, और चिड़चिड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में चिड़चिड़ा नहीं होगा क्या? एक सेकंड है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 118। यार कुछ समझ में आ रहा है कि तुम ऐसे ही अपना टाइम पास तो नहीं कर रहे हो, और मैं कहीं तुम्हें टाइम पास तो नहीं कर रहा हूँ। अपना निर्णय सोच समझ करके लेना, ये ध्यान रखिएगा, अपना निर्णय सोच समझ करके लेना। और तो तुम्हें क्या, ये तुम्हें सब पता ही चीज़ें, ठीक है। और मेरा जितना प्रयास होगा मैं पूरी अपना प्रयास लगाऊंगा, इस बार एफर्ट लगाऊंगा। मैंने सोच लिया कि पीआर तो कम से कम मैं एग्जाम से पहले जल्दी जितना हो सके उतना करवा के रहूँ, तो कोशिश मेरी जारी है। देख लो, जितना हो सके उतना मैं करवा रहा हूँ। अब आपके साथ में, अब आपको सोचना है कि भाई कैसे जुड़ना है, कैसे जोड़ना है ना। साथ साथ में बच्चों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखे भटकते घूमते रहते हैं, इधर से उधर भटकते घूमते हैं। तो थोड़ा उनको समझो, बोलो भाई प्यार से, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर ले, उसके बाद आगे हाई लेवल का सोल्व करना, ठीक है। उन बच्चों को बोलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम किसी के भाई फैन मत बनो यार, चाहे किसी के भी हो, तुम फैन फॉलोइंग के पीछे मत भागो ना, कुछ फैन बनो, ठीक है।
तुम सबसे पहले एक ही चीज करो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। अगर तुम्हें कुछ भी, अब तुम सोचोगे ना मैं ये पूरा पढ़ करके वो कर लो, अरे बेटा कभी ना तो नोट्स पूरे पढ़े जाते हैं ना कभी पूरे नोट्स बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिंदगी का वसूल है। तो तुम्हारा जब एग्जाम आ गए पास में, फिर भी तुम क्या है क्या और क्या है ना, बाकी मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, तुम समझदार हो यार खुद। रोहित एज 15 साल, और जिन बच्चों को पूरी कंप्लीट जो पीआर यादव है उसके अगर कुछ सॉल्यूशंस वगैरह देखने हैं तो मैंने कल ही बताया था, वापस बता देता हूँ। आप मुझसे जुड़ सकते हो 6375139288 नंबर पे, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, रोहित एज 15 साल जिसकी कंप्लेंट ऑफ ब्लीडिंग ऑफ गम्स। मुझे पता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, डायरिया, इरिटेबिलिटी, खाना नहीं खा पाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, पैरों में टेंडरनेस आ जाएगी, सारे के सारे स्कर्वी के सिम्टम्स है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से देखने को मिलता है। तो भाई ब्लीडिंग गम्स तो हमारे लिए इजी है, ले विटामिन सी के ऊपर टिक मारो, आंसर हो गया अपना विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन कॉज ऑफ ए जिंजीवल ब्लीडिंग इंक्लूड। अरे वाह क्या बात कर रहे हैं, जिंजीवल ब्लीडिंग मतलब तुम शब्द चेंज कर रहा है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है, गम्स में ब्लीडिंग का पूछा जा रहा है। गम्स में ब्लीडिंग हो रही है किसकी कमी से? क्या ड्रग के लेने की वजह से, फ्लोसिंग की वजह से, प्लेग रिमूव हुआ? अरे ना जी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से तुम्हें देखने को मिल रहा है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिल रहा है। स्कर्वी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलोगे? और क्या बोलोगे? स्कर्वी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू हैव ए रोल इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का किसका रोल है? सर हम तो पढ़ते आए हैं प्रोटीन का रोल है। जी बिल्कुल, किसने मना किया? मैं भी तो कह रहा हूं प्रोटीन का रोल है। और सर जब हमारे बॉडी में हीलिंग होती है तो हम क्या देते हैं? वुंड देते हैं, लेकिन सॉरी प्रोटीन देते हैं। लेकिन एक और चीज होती है जिसमें विटामिन का भी रोल होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी। कौन सा विटामिन भाई? विटामिन सी हेल्प इन वुंड हीलिंग। विटामिन सी हेल्प इन वुंड हीलिंग। वुंड को हील करने में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। अरे समझ में आ रही है बात? द नर्स इज इन्फॉर्म टू दैट ए क्लाइंट विद ए लार्ज सर्जिकल इंसिजन। एक व्यक्ति को बहुत बड़ा सर्जिकल इंसिजन हुआ, लार्ज सर्जिकल इंसिजन लगा है, इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटेंसिव केयर यूनिट टू सर्जिकल यूनिट। उसको आईसीयू से सर्जरी के यूनिट में भेजा गया है। जी बिल्कुल ठीक है। अरे कहाँ से कहाँ? अरे आईसीयू से सर्जिकल यूनिट में भेजा गया है। व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट द फिजिशियन विल ऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट। इस व्यक्ति के लिए फिजिशियन कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करेगा? तो सर लार्ज इंसिजन, सर्जिकल इंसिजन हुआ मतलब कि कट लगा है। अरे कट गया, अरे फट गया, ये लार्ज सर्जिकल इंसिजन लगा है। और सर्जिकल इंसिजन में आपकी सेल्स कट जाती है। अरे भैया सेल्स किसकी बनी हुई होती है भाई? प्रोटीन की। तो या तो तुम प्रोटीन दे दो। अब तुम प्रोटीन नहीं दे पाते हो, अगर कोई बात नहीं, प्रोटीन नहीं दे पाते हो तो नहीं दे पाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो तुम क्या दोगे? सर हम क्या देंगे? एस्कोर्बिक एसिड देंगे, विटामिन सी देंगे। सर विटामिन सी क्यों देंगे? विटामिन सी इसीलिए देंगे ताकि क्या हो जाए, ये हील हो जाए, रिपेयर हो जाए। अरे बात आई क्या समझ में? समझ में आई तुम लोगों को? गुड। विच फूड इज नेचुरली रिच इन विटामिन सी? वाह। अब इनमें से ऐसा कौन सा फूड है जो नेचुरली विटामिन सी जो रिच है? तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑरेंज। ऑरेंज जो होता है, संतरा जो होता है, ये नेचुरली विटामिन सी इसमें पाया जाता है। किसमें? ओ से रेंज में। अरे ओ से रेंज मतलब ऑरेंज में। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ ए विटामिन सी फॉर एन अडल्ट मैन। अरे भाई साहब एक आदमी है, अडल्ट मैन है। जी बिल्कुल। इसके लिए कितनी विटामिन सी की जरूरत होगी? और बोलो रे भक्त और भगवान की जय। तो तुम्हें बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अडल्ट है, अरे मोटियार है, मोटियार, उसमें 40 mg की जरूरत होगी। अगर कोई एक फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट, तो उसमें होगी 60। अगर कोई फीमेल जो से ल से लैक्टेशन है तो उसमें होगी 80। अरे बात आई क्या समझ में? बात आई तुसी? अडल्ट में कितनी? 40 mg, प्रेगनेंसी में कितनी? 60 mg, लैक्टेशन में कितनी? 80 mg। तुम किसका पूछ रहे हो भैया? अडल्ट 40 mg। कितनी? अरे 40 mg। आओ नेक्स्ट आओ। फूड कुकड इन कॉपर यूटेंसिल। कल मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि जब भी हम किसी भी खाने को, जब भी किसी भी सब्जी को अगर हम धोते हैं, वॉश करते हैं, या फिर बॉईल करते हैं, या फिर उसे उबालते हैं, कुकिंग करते हैं, उसमें किस चीज का लॉस होता है? कल ही बात बताई थी, जब किसी भी चीज को हम उबालते हैं तो उसमें किस चीज का लॉस होता है? तो मैंने कहा था उसमें विटामिन का लॉस होता है। कौन से? वाटर सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ध्यान रखिएगा। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फूड कुक्ड इन कॉपर यूटेंसिल। ऐसे, अरे ऐसे खाने, एक सेकंड ना,
अरे यार मुझे लगा वो मैंने चालू कर दिया लेकिन चालू हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं वापस थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे मुझे अभी पता नहीं है, शायद ये क्वेश्चन यहाँ हो गया है ना, फूड वाला हो गया क्या, मुझे पता नहीं है। मुझे लगा कि वो स्क्रीन चालू है तो मैं पढ़ाता गया, लेकिन अभी जस्ट देखा तो पता चला स्क्रीन ऑफ हो रखी थी। चलो कोई बात नहीं। तो 125 नंबर क्वेश्चन वापस देखो, तो फूड कुकड इन द कॉपर यूटेंसिल, कैसे भोजन जो कि ऐसे खाना जो आपके कॉपर यूटेंसिल में जब पकाया जाता है तो जिसकी वजह से एस्कॉर्बिक एसिड आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कॉपर में पकाया जाता है तो ये कॉपर जो है, ये जो तुम्हारा एस्कॉर्बिक एसिड, ये कॉपर की प्रेजेंस में ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड आयरन, ध्यान रखिएगा, कौन, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन आपसे बताया गया था कि ए विटामिन दैट फंक्शन लाइक स्टीरॉयड हार्मोन, एक ऐसा विटामिन जो कि आपकी स्टीरॉयड फंक्शन करता है, वो होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या करता है, स्टीरॉयड हार्मोन जैसे फंक्शन करता है। होता क्या है, मैंने तुम्हें यह बता दिया कि भी होता क्या है कि हमारे एक स्किन है जिसके नीचे क्या पाया जाता है, 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जब इस 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का ऑयल की तरह होता है, जब इसके ऊपर जो हमारी सूरज की यूवी रेज गिरती है तो ये सूरज की यूवी रेज इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। बात आई क्या समझ में? ठीक है। अगला नेक्स्ट पूछा गया था कि गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का गुड सोर्स क्या होते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन डी नहीं पाया जाता। तो एक तो ये दो होते हैं, एक तो इसका सनलाइट होता है, सूरज की जो धूप है वो, और सूरज की धूप भी कौन सी, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, शाम की 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक की, और जो मॉर्निंग के 6 बजे से लेकर के या 7 से लेकर के 8 बजे तक की। तो दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरली सूरज से मिलता है, इसलिए इसके लिए इसको क्या बोलते हो, सनशाइन विटामिन। तो एक तो ये जो है आपका सूरज से मिलेगा, और दूसरा जो रहता है ये एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स प्रोडक्ट जैसे कि आपका हो गया मिल्क हो गया, आपका लिवर हो गया, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन कौन सा है, तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक्सपोजर होते हो सनलाइट के अंदर, हेल्प से पर्सन टू इंप्रूव हिज हेल्थ, कि जब कोई व्यक्ति सूरज की धूप में रहता है तो उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है, उसका कारण क्या है, तो उसी का कारण वही है कि जो आपका विटामिन डी है, जो आपकी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि ऑयल होता है स्किन के नीचे, वो तुम्हारे उसके ऊपर जब यूवी रेज गिरती है तो वो क्या होता है, तुम्हारे विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। कोई बॉडी की रेजिस्टेंस वगैरह कुछ डेवलप नहीं होती, तुम्हारा कारण ये रहता है। अगला पढ़ा क्वेश्चन की फूड रिच इन विटामिन डी, ऐसे कौन से फूड है जो विटामिन डी में रिच होते हैं। तो हमें पता है कि जो फिश ऑयल है, ये ध्यान रखिएगा, जो फिश ऑयल है ये सबसे ज़्यादा विटामिन डी को रखता है। तो फिश ऑयल में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी होता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन B9 होता है, विटामिन B12 तुम्हारे एनिमल्स प्रोडक्ट में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ा था डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन द चिल्ड्रंस, के बच्चों में विटामिन डी की कमी क्या कहलाती है। तो चिल्ड्रंस में विटामिन डी की कमी तुम्हारी कहलाती है रिकेट्स, और दूसरी जो अडल्ट में इसकी कमी कहलाती है ऑस्टियोमलेशिया। और रिकेट्स में क्या देखने को मिलता है, रिकेट्स का अर्ली साइन होता है क्रेनियोटेप्स। और क्रेनियोटेप्स क्या होता है, क्रेनियोटेप्स का मतलब होता है आपके जो बोन है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और पतली हो जाती है। तो सॉफ्ट और थिनिंग ऑफ द बोन नोन एज क्रेनियोटेप्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन अडल्ट्स, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अर्ली इज अर्ली साइन ऑफ रिकेट्स, तो क्रेनियोटेप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज पेक्टस एक्सावेक्टम डिफॉर्मिटी ऑफ द चेस्ट, कि जो पेक्टस एक्सावेक्टम डिफॉर्मिटी क्या होती है। तो मैंने एक बार बताया था कि आपको जो आपकी चेस्ट बोर होती है, जैसे हम स्टर्नम कहते हैं, ये आपकी श्रिंक हो जाती है, और ये श्रिंक होकर के आपकी चेस्ट कैविटी में घुस जाती है। जब ये श्रिंक होकर के आपकी चेस्ट कैविटी में घुस जाती है, उस वजह से आपकी जो चेस्ट है वो कैसी होती है, फनल शेप आपको चेस्ट देखने को मिलती है। फनल शेप चेस्ट देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी स्टर्नम में एक तो श्रिंक होकर के डिप्रेस हो जाएगी, और साथ ही साथ जो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर जो चेस्ट का डायमीटर है, जो तुम्हारा एपी डायमीटर होता है चेस्ट का, वो भी तुम्हारे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात आई क्या समझ में? अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, कि ये जो विटामिन डी है ये एक और काम करता है। जो विटामिन डी है ये तुम्हारे कैल्शियम को उठाता है, कैल्शियम से उठाता है जीआई ट्रैक्ट से, और इसको कहाँ भेजता है, तुम्हारे ब्लड में, या फिर इसका एब्जॉर्प्शन करता है और एब्जॉर्प्शन करा करके इसको ब्लड में भेज देता है। तो अगर बताओ जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी, अरे किसकी कमी, जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। सही बात है ना, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को उठा करके इसका एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा, और जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कोई नहीं करवाएगा तो कैल्शियम की कमी आ जाएगी। तो बताओ फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज टू एनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? तो विटामिन डी करवाता है, याद रहेगा। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है? इसीलिए इस विटामिन को हम कहते हैं एंटी रिकेटियल विटामिन। ये क्या करता है? रिकेट्स को रोकता है। और रिकेट्स क्यों होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, तो ये रिकेट्स को रोकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटी रिकेटियल विटामिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शुड बी टेकन बाय अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, कि अगर कोई व्यक्ति है जो रिकेट से सफर कर रहा है, किससे सफर कर रहा है? रिकेट से सफर कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को कौन से मिनरल्स यूज करने चाहिए? तो ध्यान रखना, अगर एक व्यक्ति रिकेट से सफर कर रहा है तो विटामिन डी यूज करें। और विटामिन डी किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? तो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैल्शियम के। और विटामिन डी किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर विटामिन डी नहीं दे रहेगा तो फिर किसके ऊपर आंसर जाएगा? कैल्शियम के ऊपर आपका आंसर जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है, विटामिन डी, ये विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो आपके कैंसर की रिस्क को कम करता है। किसके रिस्क को कम करता है? ये कैंसर की रिस्क को कम करता है, चाहे वो आपका स्टमक कैंसर हो, चाहे कोलोन कैंसर हो, उनके ये रिस्क को कम करता है। तो पूछा जाता है कि द रिस्क ऑफ स्टोमक कैंसर हैज़ बीन रिलेटेड टू डिफिशियंसी ऑफ, कि अगर किसकी कमी हो गई तो आपको स्टोमक कैंसर होने का खतरा रहता है। तो विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी क्या करा देती है? स्टोमक कैंसर करा देती है, ठीक है। अगला तुम्हें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखो जरा क्या। द रिस्क ऑफ, ये हो गया ना, हाँ, आरडी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या होना चाहिए? डेली रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन डी। तो ध्यान रखना, अगर एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट है या फिर चिल्ड्रन है, उसके लिए है 5 माइक्रोग्राम। अगर कोई एडल्ट है उसके लिए है 2.5 माइक्रोग्राम। और अगर एक प्रेग्नेंट लेडी उसके लिए है 10 माइक्रोग्राम। तो ध्यान रखना, 10 माइक्रोग्राम लगभग 400 इंटरनेशनल यूनिट जरूरी है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। एडल्ट के लिए 2.5 माइक्रोग्राम है और बच्चों के लिए 5 माइक्रोग्राम जरूरी है। विच विटामिन इज नोन एज अल्फा टोकोफिरोल। कल ही बात करी थी, टोकोफिरोल बोलते हैं, टोकोफिरोल। टोकोफिरोल किसको बोलते हो? विटामिन ई को। विटामिन ई को क्या नाम से जाना जाता है? टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इज अनदर जेनेरिक नेम ऑफ टोकोफिरोल। दूसरा किसका नाम है? विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफिरोल। एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन, हाँ, विटामिन ई को ही एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन कहते हैं, भूलिएगा नहीं। विटामिन ई को ही एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन K2। अरे विटामिन K2 क्या होता है? देखो, विटामिन K जानते हो, फाइलोकेटिनोन्स जो होता है, इसके 2 भाग होते हैं, K1 और K2। विटामिन K के कितने भाग होते हैं? K1 और K2 2 भाग होते हैं। ये विटामिन K तुम्हारे किस में सिंथेसिस में हेल्प करता है? ये तुम्हारे क्लोटिंग में हेल्प करता है, लेकिन ये डायरेक्टली क्लोटिंग में हेल्प नहीं करता, ये कुछ कोएगुलेशन फैक्टर बनाता है। अरे क्या बनाता है? कोएगुलेशन फैक्टर बनाता है। सर ये कौन कौन से कोएगुलेशन फैक्टर बनाता है? ये 2, 4, 9, 1 मिनट, सॉरी, 2, 4 नहीं, 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9 और 10, ये क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण करता है तुम्हारा कौन? विटामिन K। तो विटामिन K 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण करता है। इसकी वजह से तुम्हारी क्या होती है? कोएगुलेशन होता है। अगर ये विटामिन K नहीं हुआ तो ये क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। जब तुम्हारे क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर तुम्हारे क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें पता है, न्यू बॉर्न बच्चा जिसके जन्म के समय में क्या देते हैं? विटामिन K के इंजेक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के बेचारे के क्या नहीं बन पा रहे हैं? उस बच्चे के क्या नहीं बनते हैं? तुम्हारे ये क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। तो विटामिन जो K1 है, विटामिन K1 जो तो आपके फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनमें पाया जाता है। जबकि विटामिन K2 है, ये तुम्हारा इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कॉमन सेली बैक्टीरिया होते हैं। तो इंटेस्टाइन के कुछ कॉमन सेली बैक्टीरिया होते हैं, ये तुम्हारे विटामिन K का प्रोडक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन ने तुमसे पूछा विटामिन K2, तो विटामिन K2 तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारे कॉमन सेली कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो तुम्हारे बनाते हैं। लेकिन विटामिन K1 तुम्हारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फ्लोरा हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ, के जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और जो फ्लोरा होते हैं वो किसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं? इंटेस्टाइनल फ्लोरा और बैक्टीरिया है जो तुम्हारे विटामिन K के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में?
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन में विटामिन के तुम्हारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी या भूमिका निभाता है। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज प्रॉब्लम इन क्लॉटिंग। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी तुम्हारे क्लॉटिंग में प्रॉब्लम कर देगी। क्लॉटिंग में विटामिन के ही हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग में। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है 147 कि इज फॉर्म्ड फ्रॉम विटामिन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन विटामिन के फैट सोल्यूबल। अच्छा, खाली जगह इज फॉर्म्ड फ्रॉम विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन विटामिन के। तो विटामिन के से तुम्हारे कितने बनते हैं 2, 7, 9, 10 और जो ये 2 है क्लोटिंग फैक्टर सेकंड जो है इसी का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। इसका क्या नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ध्यान रखिएगा जो तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन है ये इसका आंसर चला जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन किससे बनता है, इसका आंसर चला जाएगा। बात आई क्या समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ए पेशेंट कम्स टू ए प्राइमरी केयर हेल्थ केयर है साइन ऑफ क्लोटिंग प्रॉब्लम्स। तो क्लोटिंग प्रॉब्लम है तो क्या देना तुम्हें, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है तुमसे ये पूछा जा रहा है। नर्स सस्पेक्ट विच विटामिन डिफिशियंसी, तो विटामिन के। तो यहाँ तक विटामिन के सारे जितने भी क्वेश्चन थे ये अपने कंप्लीट हो गए। अब 149 से क्वेश्चन मिनरल्स के स्टार्ट होंगे। तो चलो 149 क्वेश्चन देख लो कि मिनरल्स जो होते हैं ये कितने होते हैं। हाउ मेनी मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए कितने मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में कितने मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है 26। कितने मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है 26 मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कोई 26 तो दे नहीं लिखा, तो आपका आंसर चला जाएगा 24 मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगला क्वेश्चन 150 ट्रेस मिनरल्स आर कोल्ड व्हेन RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस पर इज लेस देन। तो ट्रेस मिनरल्स ये किससे कहते हैं, ये हम मिनरल्स वाली क्लास कल पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो 149 तक अपने अभी तक MCQ कंप्लीट हुआ है। कल थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी क्या लाइट चली गई तो लैपटॉप भी जो है शट डाउन होने वाला है, तो कोई बात नहीं। अभी हमने 149 MCQ किया है, चलो 150 मान लो एक बार के लिए। अब 100 MCQ और बचा है, फिर हमारी जो न्यूट्रिशन है कंप्लीट हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आज मैं उसको पुट कर दूँ, तो मैं आज ही इनको पुट करने की भी कोशिश करता हूँ। और जिन बच्चों को हमारी क्लास अच्छी लगती है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, PR यादव को कंप्लीट इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, और अगर इनको कुछ क्लासों से कुछ फ़ायदा मिला तो ये अपना धर्म निभा करके, और हमारा जो प्रयास है ये मिडिल क्लास बच्चों के लिए है, क्योंकि हाई फाई के लिए हम ना तो हम बने हैं और ना हम होंगे। क्योंकि बात जब आती है कि जो होता है ना ये हाई फाई ज़्यादा ही कुछ, तो इनको क्या अलग अलग जगह भटकने से हो गया। हम तो भाई छोटे लेवल के आदमी हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से PR यादव पूरी कंप्लीटली पढ़नी है, और रियल में अगर आपको ऐसा है कि मुझे तो सिलेक्शन ही लेना है, मुझे वो फैन फॉलोइंग वाला मामला नहीं रखना है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ में मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ मेरे 6375139288। कोई भी कॉल इसके ऊपर मत करिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और आगे की क्लासेस के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो थैंक यू।